वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 6 उत्तक, जिसमें हमने पादप उत्तक के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे जंतु उत्तक के बारे में। पादपों में क्या होता था कि गति उनमें नहीं होती थी। उनके मुख्य उत्तक जो होते थे वो विभाजन के आधार पर बांटे जाते थे। उनमें जो उत्तकों का कार्य होता था वो पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, उसको दृढ़ता प्रदान करने के लिए तथा उसके भोजन के आवागमन के लिए उपयोगी होते थे। लेकिन इसके विपरीत जहाँ पौधों में अधिकांश उत्तक मृत पाए जाते थे, यहीं दूसरी तरफ जंतु उत्तक जीवित होते हैं। जंतुओं में अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं और उसमें सभी अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तरह के उत्तक होते हैं, क्योंकि जंतु जो होते हैं वो गति करते हैं और उसी हिसाब से उन्हें अनुकूल, अलग अलग परिस्थिति में अनुकूल रहने के लिए अलग अलग उत्तकों का निर्माण होता है और उन उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। जैसे हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय कोशिकाएं आवश्यक हैं। हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय कोशिकाएं आवश्यक हैं, तो ये पेशीय कोशिकाएं मिलकर पेशीय उत्तक का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो जंतु उत्तक हैं वो कुल 4 प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। पहला जो है एपिथेलियम उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक और चौथा और अंतिम है तंत्रिका उत्तक। इन चारों जंतु उत्तक में से हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे एपिथेलियम उत्तक के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम उत्तक इसे हिंदी में उपकला उत्तक कहते हैं। एपिथेलियम उत्तक के मुख्य कार्य क्या क्या है, तो इसके कार्य हैं एपिथेलियम उत्तक अंगों को ढकने के साथ ही रक्षात्मक बाह्य आवरण प्रदान करता है। जो एपिथेलियम उत्तक हैं वो हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको ढकने का कार्य करता है। इसके साथ साथ उनको बाहरी चीजों से बचाने के लिए एक रक्षात्मक बाह्य आवरण का निर्माण करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका शरीर की त्वचा। उपकला उत्तक यानी एपिथेलियम जो उत्तक हैं उसी से शरीर की त्वचा का निर्माण होता है। वह आंतरिक अंगों की श्लेष्मिक झिल्ली का निर्माण इसी उत्तक से होता है।
शरीर की जो त्वचा है उसके साथ साथ शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनकी श्लेष्मा झिल्ली यानी उनकी बाहर की जो भित्ति होती है उसका निर्माण भी इसी ऊतक से होता है, उपकला ऊतक से यानी एपिथेलियम ऊतक से। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे के समीप होती हैं। जो एपिथेलियम ऊतक है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो एकदम नजदीक नजदीक होती हैं, अर्थात इनके अंदर जो अंतःकोशिकीय स्थान होता है अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसका यह एक अनवरत परत का निर्माण करते हैं। इन परतों के मध्य चिपकने वाले पदार्थ इनके मध्य के स्थान को भर देते हैं। यानी इनके मध्य जो स्थान रह जाता है उसको एक चिपकने वाला पदार्थ होता है वो इसको भर देता है। अब नेक्स्ट शेडिंग है एपिथेलियम ऊतक के कार्य। तो इसका मुख्य कार्य क्या क्या है? ये ऊतक जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। देखिए हमने यहाँ देखा था कि जो शरीर के आंतरिक अंगों की श्लेष्मा झिल्ली का जो निर्माण होता है वो एपिथेलियम ऊतक से होता है और ये अवशोषण करता है भोजन और जल का, यानी जो बड़ी आंत होती है शरीर के अंदर उसकी भित्ति भी इससे बनी हुई होती है, इसलिए ये जल और पोषक तत्वों का अवशोषण एपिथेलियम ऊतक द्वारा होता है। नेक्स्ट है ये अंगों की चोट को ठीक करता है। त्वचा जो होती है वो इसी एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है, इसलिए चोट लगने पर जो ये एपिथेलियम ऊतक है ये उस घाव को भरने के लिए निरंतर जो वृद्धि करके उस घाव को ये भर देते हैं और इस कारण ये संक्रमण तथा हानिकारक रसायनों से अंगों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के उत्सर्जी पदार्थों की निकासी में ये सहायक हैं।
ये हो गए एपिथेलियम ऊतक के कारक कार्य और उसकी विशेषताएं। यानी एपिथेलियम ऊतक जो होता है वो अंगों को ढकने एवं उसकी रक्षात्मक बाह्य झिल्ली या आवरण बनाता है, और ये त्वचा में होता है, और आंतरिक अंगों की श्लेष्मा झिल्ली का निर्माण भी इससे ही होता है। एपिथेलियम ऊतक जो होता है उसकी कोशिका एक दूसरे के समीप समीप होती हैं, और अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, न के बराबर होता है, तथा ये अनवरत परत का निर्माण करते हैं, तथा इन परतों के मध्य जो ये चिपकने वाला पदार्थ होता है वो इन स्थानों को भर देता है। और इसके कार्य क्या क्या है? इसका मुख्य कार्य है जो जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करना, और दूसरा है अंगों के शॉर्ट का ठीक करना तथा इसको संक्रमण या हानिकारक रसायनों से बचाना, और जो तीसरा इसका कार्य है वो है शरीर के उत्सर्जित पदार्थों की निकासी करना। अब हम जानेंगे एपिथेलियम ऊतक के भाग कौन कौन से हैं या इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये भी 4 प्रकार का इस किताब में दिखाया गया है। वैसे तो ये बहुत इसके और भी प्रकार हैं, लेकिन 9th क्लास के हिसाब से इसमें 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सल्की एपिथेलियम ऊतक। जो सल्की एपिथेलियम ऊतक होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सपटी होती हैं और पतली होती हैं और कोमल होती हैं। जो एपिथेलियम सल्की एपिथेलियम ऊतक है उसकी कोशिकाएं सपटी और पतली और कोमल स्तर की होती हैं, और ये रक्षात्मक कवच के रूप में बना होता है। इनका केंद्रक चपटा होता है, जो मध्य में पाया जाता है। यानी इनका जो केंद्रक होता है वो एक कोशिका के मध्य में पाया जाता है। और ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो एपिथेलियम सल्की एपिथेलियम ऊतक त्वचा में, मुख की जो परत होती है उसमें, श्वसनियों में, श्वसन नलिकाएं होती है उसमें, अंतःकरण, मुख गुहा, ये इन अंगों में सल्की एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। जो दूसरा है वो है घनाकार एपिथेलियम ऊतक। इसकी कोशिकाएं होती हैं वो घनाकार होती हैं, घनाकार यानी क्यूब की तरह इनकी कोशिका होती है कुछ इस प्रकार से। ये ऊतक शरीर को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये मुख्यतः लाल ग्रंथियों, वक्र के वक्रकों, यानी जो किडनी होती है उसमें जो नेफ्रॉन होते हैं उसके अंदर ये घनाकार एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य अवशोषण और उत्सर्जन में सहायता है। और जो तीसरा है वो है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक।
स्तंभाकार, जैसे नाम से वाकिफ है, ये स्तंभ के आकार का होता है। ये जो है वो कोशिकाएं आपस में सटी रहती हैं और स्तंभ का आकार की तरह का होता है, और इसका जो केंद्रक होता है वो आधार में होता है। ये आंतों के स्तर, वायु कोष्ठकों तथा अधिकांश ग्रंथियों में ये पाया जाता है। और जो चौथा है वो लास्ट है, पक्ष्मा भी एपिथेलियम ऊतक। पक्ष्मा भी एपिथेलियम ऊतक सामान्यतः घनाकार स्तंभाकार का होता है, लेकिन कभी कभी ये घनाकार भी होता है कई कई स्थानों पर। इनके स्वतंत्र सिरों पर रोम होते हैं, जो कि इनका मुख्य कार्य होता है। मुक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी स्वतंत्र कोशिकाएं जो किसी ऊतक का निर्माण नहीं करती हैं, उनको रोकना होता है। यह श्वास नली, मुख गुहा, मस्तिष्क आदि स्थानों पर पाया जाता है। और एक होता है ग्रंथिल उपकला ऊतक, यानी ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। ये स्तंभाकार ये स्तंभाकार एपिथेलियम का ही भाग है। ये विभिन्न रस व हार्मोन्स जहाँ स्रावित होते हैं उन भागों में पाया जाता है, इसलिए इसे ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। इसी के साथ हमारा एपिथेलियम ऊतक यहीं खत्म होता है, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम करेंगे संयोजी ऊतक। तो वीडियो को सब लाइक करें और हमारे चैनल NCERT सीखो को सब्सक्राइब जरूर कर दें।